हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने जीवाणुओं में जनन की विभिन्न विधियों को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है। जीवाणु हैं ये मानव के लिए लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं, मीन्स यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो फर्स्ट हम किन की बात करेंगे? यूजफुल एक्टिविटीज। यूजफुल एक्टिविटीज, लाभदायक क्रियाएं कौन कौन सी है जीवाणुओं की? तो फर्स्ट यहां पर हम लेते हैं अपघटक और डीकंपोजर्स। अपघटक किन्हें कहते हैं? जो मृत कार्बनिक पदार्थों के जटिल पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो जीवाणु क्या करते हैं? जटिल मृत कार्बनिक पदार्थों को किसमें? अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयरन है, इनमें परिवर्तित कर देते हैं। अब इन खनिज पोषकों को कौन पादप है वो मृदा से पुनः अवशोषित कर लेते हैं और इन पादपों के मृत कार्बनिक अवशेषों का पुनः जीवाणु अपघटन कर देते हैं, जिससे अकार्बनिक पदार्थ पुनः मृदा में मिल जाते हैं। इस प्रकार से अपघटक है वो खनिज पोषकों के चक्रण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो अपघटक क्या करेंगे? मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं या किसी भी जीव का जो मृत अवशेष है उसका अपघटन कर देते हैं। कौन? अपघटक। अपघटन किसे कहते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। किनमें? अकार्बनिक खनिज पदार्थों के अंदर क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। अकार्बनिक खनिज पदार्थों की हम बात करें तो जैसे कि कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन के जो लवण हैं इनके अंदर तोड़ देते हैं। अब ये जीवों के मृत अवशेष कहां पर उपस्थित होते हैं? मृदा के अंदर। तो मृदा में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अपघटकों के द्वारा किनमें कर दिया जाता है? अकार्बनिक खनिज पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फेरस आदि के लवण। तो ये कहां पर मुक्त होते हैं? मृदा के अंदर। अब यहां पर इन खनिज पदार्थों का अवशोषण है वो किनके द्वारा कर लिया जाता है? पादपों के द्वारा। तो पादप है मृदा से जल के साथ इन खनिज लवणों का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। अब ये जो पादप है इनमें जो जिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा उन्हें भोजन के रूप में कौन ग्रहण कर लेते हैं? शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी जिन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। अब इन शाकाहारी प्राणियों का भोजन के रूप में भक्षण किनके द्वारा किया जाता है? मांसाहारी प्राणियों के द्वारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। अब पादप और शाकाहारी और मांसाहारी जो प्राणी होते हैं इनके जो मृत कार्बनिक अवशेष हैं, मृत कार्बनिक अवशेष है वो कहां आ जाएंगे? मिट्टी के अंदर, और वहां से पुनः इनका क्या कर देंगे? अपघटन कर देंगे। किनमें? अकार्बनिक खनिज पदार्थों में। तो ये पुनः मृदा में मुक्त हो गए और इनका अवशोषण पुनः पादपों के द्वारा और पादपों से
किनमें चले जाएंगे? ये प्राणियों में। और इन जीवों की मृत्यु होने पर या इनके किसी भाग के मृत होने पर पुनः इनका अपघटकों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। तो ये वाला चक्कर बार बार चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो अपघटक है ये इन पदार्थों के, इन खनिज पदार्थों के पुनश्चक्रण में क्या होते हैं? सहायक। अपघटक खनिज पदार्थों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन आदि के पुनश्चक्रण में या रिसाइकलिंग में, पुनः चक्रण में सहायक होते हैं। अब यहां पर हम कुछ विषैले कार्बनिक पदार्थों की, कुछ विषैले रसायनों की बात करें तो उन्हें भी कुछ विशिष्ट जीवाणु हैं वो अपघटित कर देते हैं आंशिक रूप से। तो सेकंड हम देखें कि कुछ अत्यधिक टॉक्सिक या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनका भी डीकंपोजिशन कर देते हैं। डीकंपोजिशन मीन्स अपघटन ऑफ some harmful chemicals। हार्मफुल केमिकल्स का भी क्या कर देते हैं? डीकंपोजिशन या अपघटन कर देते हैं हानिकारक रसायनों का। जैसे कि हम बात करें 2,4-D, इसका सामान्यतः अपघटन नहीं होता। और दूसरा रसायन लेते हैं हम DDT, तो इन दोनों रसायनों का सामान्यतः अपघटन नहीं होता। लेकिन 2,4-D का किसके द्वारा? फ्लेवोबैक्टर जीवाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आंशिक अपघटन कर दिया जाता है। जबकि DDT का आंशिक अपघटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। एसिटोबैक्टर के द्वारा अपघटन किया जाता है। तो 2,4-D और DDT का आंशिक अपघटन है वो किन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है? फ्लेवोबैक्टर और एसिटोबैक्टर के द्वारा। लेकिन ये काफी स्लो प्रोसेस होती है, इसमें काफी अधिक समय लगता है। नोट डाउन कीजिए। तो पहला लाभदायक महत्व क्या है कि ये मृत कार्बनिक पदार्थों का और हानिकारक रसायनों का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। सेकंड हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं? कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि जटिल कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो प्रोटीन है उसका अपघटन है वो किसमें किया जाता है? अमोनिया में। तो मृत कार्बनिक पदार्थों की प्रोटीन का अमोनिया में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अमोनीकरण। और अमोनीकरण की प्रक्रिया में जो जीवाणु भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया या अमोनीकरण जीवाणु कहेंगे। अब अमोनीकरण क्या है? इसमें जो पादप और जंतुओं के मृत कार्बनिक अवशेष हैं, प्राणी व पादपों के जो मृत अवशेष हैं, इन मृत अवशेष में क्या उपस्थित होती है?
प्रोटीन। तो इस प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्राणी व पादपों के मृत अवशेष है। इस प्रोटीन का अपघटन पहले किनमें किया जाता है? अमीनो अम्लों में, और अमीनो अम्लों से डीएमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन कहते हैं। थर्ड हम देखें, ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं? और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीकारी जीवाणु। अब ये जो नाइट्रीकारी जीवाणु हैं वो क्या करते हैं कि जो ये अमोनिया निर्मित हुई है इसे नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं, या अमोनिया का ऑक्सीडेशन है वो पहले नाइट्राइट में करते हैं और फिर किस में कर देते हैं? नाइट्रेट में। तो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है या नाइट्रीकरण कहलाता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है वो अमोनिया को किसमें परिवर्तित करेंगे? नाइट्राइट में। किसमें परिवर्तित करेंगे? नाइट्राइट में। और इस नाइट्राइट को किसमें परिवर्तित करेंगे? नाइट्रेट में। यहां पर हम देखें रिएक्शन 2NH3 मीन्स अमोनिया प्लस इसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा? नाइट्राइट का। 2H2O प्लस 2H प्लस 2NO2 माइनस मीन्स नाइट्राइट का किससे निर्माण हुआ है? अमोनिया से। और फिर नाइट्राइट है इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो नाइट्रीकरण किसे कहते हैं? अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। कितनी स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। पहली स्टेप में क्या किया जाता है? अमोनिया को किसमें परिवर्तित किया जाता है? नाइट्राइट में। और फिर नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां पर हम देखें कि इन सभी बैक्टीरिया, इन दोनों स्टेप में जो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करेंगे या भाग लेंगे उन्हें ऑक्सीडाइजिंग या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। तो अमोनिया को नाइट्राइट में कौन से जीवाणु परिवर्तित करते हैं उनके उदाहरण हम देखें। फर्स्ट है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु हैं वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में। नाइट्रोसोमोनास के अलावा नाइट्रोकोकस जीवाणु है, नाइट्रोकोकस जीवाणु है वो भी अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में। अब ये जो नाइट्राइट है इसको नाइट्रेट में कौन से जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो कौन से जीवाणुओं के द्वारा? नाइट्रोबैक्टर जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप लोग। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन से जीवाणु परिवर्तित करेंगे? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन से जीवाणु परिवर्तित करेंगे? नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। इन सभी जीवाणुओं को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, फोर्थ,
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, स्थिरीकरण जीवाणु, जिन्हें हम और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किन्हें कहेंगे, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उसके यौगिकों के रूप में करते हैं, उन जीवाणुओं को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ऐसे जीवाणु वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, अब नाइट्रोजन के यौगिक कौन होते हैं, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो ऐसे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहेंगे। और इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सिंग कहेंगे। अब ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है वो केवल प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया या क्षमता, कैपेसिटी, केवल प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होती है या मोनेरा किंगडम के सदस्यों में, लेकिन सभी सदस्यों में नहीं, प्रोकैरियोट्स में होती है। और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो केवल किन में उपस्थित होता है, कुछ विशिष्ट प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में ही उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। और जो जीवाणु परिवर्तित करते हैं इसको या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहेंगे। अब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है वो केवल किन में उपस्थित होती है, प्रोकैरियोट्स में। और इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो भाग लेता है। अब ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है वो दो प्रकारों में विभेदित हो सकती है। एक को हम कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या सिम्बायोटिक मीन्स जो नाइट्रोजन स्थिर को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में स्थिर करते हैं। ऐसे कुछ जीवाणु हैं वो अन्य जीवों के साथ पारस्परिक संबंध बनाकर ही कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक के जीवाणु कहेंगे। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मर्दा में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु कहेंगे या फ्री लिविंग कहेंगे, फ्री लिविंग। तो यहां पर फर्स्ट टाइप है उसको हम देखेंगे पहले,
सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे जीवाणु जो अन्य जीवों के साथ रह पारस्परिक संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहेंगे। अब यहां पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण लेते हैं हम राइजोबियम जीवाणु। अब ये राइजोबियम जीवाणु हैं, ये लेग्यूमिनोसी या मटर कुल के पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित रहता है और उन मूल ग्रंथिकाओं में रहकर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम जीवाणु है वो किन में पाया जाता है? लेग्यूम पादपों या लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में, पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित होता है। मूल ग्रंथिकाओं को क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल्स कहेंगे, रूट नोड्यूल्स में उपस्थित होता है। लेग्यूम पादपों के हम उदाहरण देखें, जैसे कि पाइसम सेटाइवम या पी या मटर। दूसरा क्या है? सेम। थर्ड हम देखें तो क्या है? चना। तो ये सभी लेग्यूमिनोसी कुल के पादप हैं जिनकी मूल ग्रंथिकाओं या रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम जीवाणु हैं, वो उपस्थित होता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब यहां पर एक वर्णक और उपस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लेग हीमोग्लोबिन वर्णक है। वो किन में उपस्थित होता है? मूल ग्रंथिकाओं में। और लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अब यहां पर ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया तो राइजोबियम जीवाणु के पास में ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स राइजोबियम जीवाणु है वो अनोक्सी मीन्स O2 की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। O2 की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सामान्यतः राइजोबियम जीवाणु स्वतंत्र रूप से भी मर्दा के अंदर रहता है, लेकिन वहां पर ये ऑक्सी प्रकार का जीवाणु होता है, मीन्स O2 की उपस्थिति में होता है। लेकिन जब ये स्वतंत्र जीवी होता है उस स्थिति में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता। ये केवल सहजीवी संबंध होने पर या मूल ग्रंथिका में उपस्थित होने पर ही क्या कर सकता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। सेकंड उदाहरण हम देखें तो कौन है? फ्रेंकिया। तो फ्रेंकिया है वो लेग्यूम मीन्स लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों के अलावा जो अन्य पादप होते हैं उनकी मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित रहकर नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में, लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं या रूट नोड्यूल्स में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। थर्ड एग्जाम्पल हम ले यहां पर, कौन है? एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम जीवाणु। एजोराइजोबियम जीवाणु है ये सेसबेनिया पादप के तने की मूल ग्रंथिकाओं में रहकर नाइट्रोजन का क्या करेगा? स्थिरीकरण करेगा। सेसबेनिया
शेष बेनिया पादप के तने की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित, तने की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित होता है, मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित होता है और वहां पर नाइट्रोजन का क्या करता है, स्त्रीकरण करता है। सॉरी, तने की ग्रंथिकाओं में, स्टेम नोड्यूल्स में उपस्थित होता है, ध्यान रखना। फोर्थ एग्जाम्पल यहां पर हम देखें तो कौन है, एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम जीवाणु हैं, वो धान्य फसलों मीन्स अनाज प्रदान करने वाली फसलों जैसे कि गेहूं है, चावल है, मक्का है, इनकी मूल की सतह पर उपस्थित होता है, मीन्स किसी भी प्रकार की मूल ग्रंथिकाएं निर्मित नहीं करता है। धान्य पादपों जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल्स की मूल की सतह पर उपस्थित होता है, मूल की सतह पर उपस्थित होता है। तो यहां पर हम देखें राइजोबियम कहां उपस्थित होगा, लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित रहेगा। फ्रेंकिया है, वो एलेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित रहेगा। एजोराइजोबियम है, वो सेसवेनिया पादप के तने की ग्रंथिकाओं में उपस्थित रहेगा। और एजोस्पाइरिलम है, वो धान्य पादपों की मूल की सतह पर उपस्थित रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों के रूप में स्त्रीकरण करता है। नोट कीजिए, नेक्स्ट, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मर्दा में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। जीवाणु स्वतंत्र रूप से मर्दा में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। एग्जाम्पल हम देखें ऐसे जीवाणुओं के तो कौन है, एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम जीवाणु। सर आपने तो एजोस्पाइरिलम जीवाणु है उसको सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए बताया है। तो एजोस्पाइरिलम है वो सहजीवी संबंध बनाकर भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर सकता है और स्वतंत्र रूप से भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर सकता है। सेकंड हम देखें बेंजेरिका, बेंजेरिका जीवाणु। थर्ड हम देखें एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु। नेक्स्ट हम देखें क्रोमेटियम, क्रोमेटियम जीवाणु। नेक्स्ट रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास जीवाणु। और एक और एग्जाम्पल देखें तो कौन है, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम जीवाणु हैं। ये सभी जीवाणु स्वतंत्र रूप से मर्दा में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं।
यहां पर हमारे को ध्यान देना होगा कि जो एजोस्पाइरिलम जीवाणु है और बेंजेरिका जीवाणु है, ये केवल O2 की उपस्थिति के अंदर ही क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार के जीवाणु हैं, ऑक्सी बैक्टीरिया है या ऑक्सी जीवाणु है। अन्य सभी अनऑक्सी जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हो गया नाइट्रोजन के यौगिक, जैसे कि अमोनिया या नाइट्रेट। अब पादप है, उनको नाइट्रोजन है वो वायुमंडल से प्राप्त नहीं होती है, वो कहां से प्राप्त होगी, मृदा से। और मृदा में नाइट्रोजन है वो किनके कारण आई है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के कारण। तो ये वाले जो जीवाणु हैं ये मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु हैं वो मृदा की उर्वरता है या सोइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं, जिससे फसल की उपज अधिक प्राप्त होगी। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट लाभदायक महत्व हम देखें तो जीवाणुओं से हमारे को विभिन्न जो डेयरी उत्पाद हैं वो प्राप्त होते हैं। डेयरी उत्पाद जैसे कि दही है, शराब, दही है, ब्रेड है, डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहां पर कुछ जीवाणु हैं वो किसको, दूध या मिल्क है उसको किसमें, कर्ड या किसमें परिवर्तित कर देते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो कौन से जीवाणु करते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टाई जीवाणु है वो दूध को किसमें कन्वर्ट करता है, दही में। या हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु हैं वो दूध को किसमें परिवर्तित करते हैं, दही में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट आर्थिक या लाभदायक महत्व देखें तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक शब्द है या जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है, एस ए वैक्समैन के द्वारा कौन सा शब्द या टर्म दी गई, एंटीबायोटिक टर्म दी गई या प्रतिजैविक शब्द का प्रतिपादन है वो एस ए वैक्समैन ने किया था। फर्तम खोजा गया प्रतिजैविक पदार्थ, खोजा गया प्रतिजैविक कौन सा था, पेनिसिलिन। अब ये जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है इसकी खोज है वो किससे की गई है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। तो किससे प्राप्त किया है इसे, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया है। किसको, पेनिसिलिन प्रतिजैविक को। सेकंड हम देखें कि यहां पर हम कवक न पढ़कर किनको पढ़ रहे हैं, जीवाणुओं को। तो जीवाणुओं से प्रथम प्रतिजैविक है वो कौन सा प्राप्त किया गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जीवाणुओं
से प्राप्त फर्तम प्रतिजैविक, फर्तम प्रतिजैविक, तो फर्तम प्रतिजैविक है उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन। अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक है उसको किस जीवाणु से प्राप्त किया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रेसियस जीवाणु से प्राप्त किया गया था। ग्रेसियस क्या है? जीवाणु है। तो सबसे पहला प्रतिजैविक है वो किससे प्राप्त किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जीवाणुओं से प्राप्त फर्तम प्रतिजैविक कौन सा है, तो कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब प्रतिजैविक पदार्थ किन्हें कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ ऐसे रसायन स्रावित किए जाते हैं जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। ऐसे या सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? प्रतिजैविक कहेंगे। नेक्स्ट हम लाभदायक महत्व देखें तो प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर कि जो गंगा नदी का जल है उसे हम बोतल में लंबे समय तक बंद करके रखते हैं तो भी वो ताजा या फ्रेश बना रहता है, उसमें अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है या जीवाणु हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या कारण है कि जो गंगा वाटर है उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जो अन्य प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है या उन्हें वृद्धि नहीं करने देता। तो उस जीवाणु का नाम क्या है? तो क्या नाम है? डेलोविब्रियो। क्या नाम है? डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस जीवाणु है। ये गंगा नदी के पानी के अंदर पाया जाता है जो अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है, अन्य बैक्टीरिया की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। इस कारण गंगा नदी का पानी है वो प्योर या शुद्ध बना रहता है। नेक्स्ट हम देखें प्रदूषण सूचक जीवाणु या पॉल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया। तो प्रदूषित पानी के अंदर ई कोलाई जीवाणु है वो पाया जाता है। यदि उस पानी में ई कोलाई जीवाणुओं की संख्या काफी अधिक है तो वो पानी उतना ही अधिक क्या है? प्रदूषित है। तो ई कोलाई की उपस्थिति हमें यह बताती है कि वो पानी क्या है? प्रदूषित। और इसकी जितनी ज्यादा संख्या रहेगी वो पानी उतना ही अधिक क्या रहेगा? प्रदूषित रहेगा। नेक्स्ट हम देखें ऑयल प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया। कई बार हम क्या देखते हैं कि समुद्र के अंदर जल से भरे हुए जो जहाज या टैंकर होते हैं वो डूब जाते हैं और संपूर्ण जो पेट्रोल या ऑयल है वो समुद्र की सतह पर फैल जाता है, जिसके कारण
जो ओशियन है वहां पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो जल में घुल नहीं पाती, तो उसके कारण जो जलीय जीव है उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन एक बैक्टीरिया है जो इस ऑयल को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है या अपघटित कर देता है। उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ऑयल प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया। तो यहां पर हम एग्जांपल देखें ऑयल प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया का, तो कौन है, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पुटिडा। स्यूडोमोनास पुटिडा जो जीवाणु हैं वो ऑयल को क्या कर देता है, अपघटित कर देता है या उसे नष्ट कर देता है। लास्ट हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो वो क्या है कि कुछ जीवाणु हैं उनका उपयोग है वो हम एक जीव की जो जीन या डीएनए है उसे दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित करने में प्रयुक्त करते हैं। तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी है। उसके अंदर कौन से जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, एज होस्ट परपोसी जीवाणु के रूप में उपयुक्त किया जाता है, जिसमें किसी दूसरे जीव की जीन या डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परपोसी। तो परपोसी के रूप में किसको प्रयुक्त करेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया को। सेकंड हम देखें तो वो कौन है, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम, तो एग्रोबैक्टीरियम है, इसका उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, एज वेक्टर, वाहक के रूप में या संवाहक के रूप में करते हैं कि एक जीव की जो जीन है उसे ई कोलाई जीवाणु के अंदर या जो कौन है द्विबीजपत्री पादप है उनके अंदर स्थानांतरित करने में वेक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का, या इसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो क्या करता है द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गोल डिजीज है वो उत्पन्न करता है। लेकिन इस जीवाणु की हानिकारक जीन को हटाकर मींस निरशस्त्रीकृत करके इसे संवाहक या वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। नोट कीजिए, तो हमने जो बैक्टीरिया है उनकी यूजफुल एक्टिविटीज है उनको डिस्कस किया है। सेकंड हम किनको डिस्कस करेंगे, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट हम देखें तो कुछ जीवाणु हैं वो क्या होते हैं, रोग कारक या पैथोजन होते हैं और पादप और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट हम देखें मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। यहां पर फर्स्ट डिजीज हम देखें हैजा, जिसे हम क्या कहेंगे, और हैजा को हम कोलेरा डिजीज है वो किसके द्वारा, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न की जाती है। सेकंड हम देखें तपेदिक या टीबी, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस
ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है वो किसके द्वारा, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न की जाती है। थर्ड हम देखें कुष्ठ रोग, जिसे हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी डिजीज है वो किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फोर्थ हम देखें टिटनस, टिटनस डिजीज है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फिफ्थ हम देखें प्लेग रोग है वो किसके द्वारा, पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट हम देखें सिफिलिस, जो सिफिलिस रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ट्रिपेनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। सेकेंड हम देखें पादप रोग, प्लांट या क्रॉप डिजीज। तो यहां पर फर्स्ट हम देखें सिट्रस कैंकर डिजीज है वो किसके द्वारा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई जीवाणु के द्वारा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट हम देखें जंतु रोग या एनिमल डिजीज। तो एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम हार्मफुल एक्टिविटीज देखें। तो डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। तो विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। कि जो नाइट्रेट है, कौन है, नाइट्रेट, इसको पहले किसमें कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट में, और जो नाइट्राइट है इसको किसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। तो यहां पर हम क्या कहें कि नाइट्रोजन के यौगिकों का वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। इसके कारण हम क्या देखेंगे कि मृदा में नाइट्रोजनी यौगिकों की क्या हो जाएगी, कमी, जिसके कारण पादपों के अंदर भी नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उन पादपों की उत्पादन क्षमता में क्या आएगी, कमी। तो ये जीवाणु है वो मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, कम करते हैं। मृदा
की उर्वरता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। यहां पर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण कौन है, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु है। वो क्या करता है, नाइट्रेट को किसमें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। थर्ड हम देखें वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन जैसे कि हम बात करें कि जो टाइफाइड है और जो हैजा है वो किनके द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा। तो यदि हम दूषित पानी का सेवन करते हैं और उस दूषित पानी के अंदर विब्रियो कोलेरी और साल्मोनेला टाइफी जीवाणु उपस्थित होते हैं तो हमारे वो रोग हो जाते हैं। मीन्स ये वाले जीवाणु हैं वो बैक्टीरिया को वो जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित। वाटर पोल्यूशन जिन बैक्टीरिया के द्वारा होता है जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, टाइफाइड रोग है वो उत्पन्न होता है। सेकेंड और हम देखें तो विब्रियो कोलेरी है वो भी दूषित पानी के सेवन से ही फैलता है। तो ये वाले जीवाणु हैं वो पानी को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। फोर्थ हम देखें जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन्स। अब जो जीवाणु है वो रोग उत्पन्न करते हैं। यदि इन जीवाणुओं का या रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का अत्यधिक मात्रा में क्या कर लिया जाए, संवर्धन कर लिया जाए और इन्हें किसी दूसरे देश के नागरिकों के ऊपर या जो जल स्रोत हैं उनके ऊपर छिड़क दिया जाए तो इस दूषित जल का सेवन करने से वहां पर काफी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये वाले रोग है वो संक्रामक होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या विभिन्न माध्यम से ये संपूर्ण जनसंख्या में फैल जाते हैं। इस कारण भारी संख्या में लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये किसके रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में, जैसे कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, और हम देखें एंथ्रेक्स और कोलेरा उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। उनका प्रयोग है वो जैविक हथियार के रूप में किया जा सकता है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। कि कई बार क्या है कि हम दूषित भोजन है उसका सेवन कर लेते हैं और उसके कारण विभिन्न लक्षण हैं वो हमारे शरीर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग या जो डाइसेंट्री है या दस्त लगना है, ऐसे रोग हैं। कई बार इतने घातक होते हैं वो जीवाणु की व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग है वो यहाँ पर हम 3 टाइप्स के देखेंगे। फर्स्ट जो यहाँ पर हम बैक्टीरिया ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, साल्मोनेला एंट्राइडिस। ये वाला जो बैक्टीरिया है ये मिल्क प्रोडक्ट में सर्वाइव करता है और ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, मानव की आंत्र में उपस्थित होता है। दुग्ध उत्पाद व ह्यूमन इंटेस्टाइन मीन्स मानव आंत्र में उपस्थित होता है। इस जीवाणु के द्वारा विषैले पदार्थों का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। विषैले पदार्थों का
श्रावण किया जाता है। अब ये वाला बैक्टीरिया है वो दुग्ध उत्पाद के ऊपर वृद्धि करता है और अपने रसायन है वो उस दुग्ध उत्पाद में स्रावित कर देता है। अब इन दुग्ध उत्पादों का सेवन यदि हमारे द्वारा किया जाता है तो वॉमिटिंग और जो दस्त है वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर कौन से लक्षण हैं वो हमारे को देखने को मिलेंगे, जैसे कि उल्टी का आना या वॉमिटिंग। सेकंड क्या है, डाइसेंट्री या दस्ते लगना। ठीक है, सेकंड हम देखें यहां पर, तो सेकंड यहां पर है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस बैक्टीरिया है ये मिल्क और कौन से प्रोडक्ट पर, एग प्रोडक्ट के ऊपर, अंडे से निर्मित पदार्थों के ऊपर क्या करता है, वृद्धि करता है। दुग्ध उत्पाद व एग प्रोडक्ट्स पर सरवाइव करता है ये वाला बैक्टीरिया। ये क्या करता है, टॉक्सिन का सिक्रिएशन करता है, सिक्रिएशन ऑफ टॉक्सिन, विषैले पदार्थ का स्रावन करता है, जिसके कारण हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। थर्ड एग्जाम्पल हम यहां पर देखें तो कौन है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इस बैक्टीरिया के द्वारा बोटुलिज्म रोग उत्पन्न किया जाता है। ये वाला रोग है काफी घातक होता है, मींस इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे घातक या लीथल डिजीज भी कहते हैं बोटुलिज्म को। तो बोटुलिज्म है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये अनोक्सी बैक्टीरिया होता है, मींस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जीवित रह सकता है। तो कैसा है, अनोक्सी जीवाणु। तो ये जीवाणु है वो डिब्बाबंद भोज्य सामग्री के अंदर उपस्थित होता है। डिब्बाबंद भोज्य सामग्री में उपस्थित होता है, भोज्य सामग्री में उपस्थित होता है, मीन्स कैंड फूड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सर्वाइव इन कैंड फूड। अब यहां पर हम देखें तो ये वाला जीवाणु है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है, डैमेज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो हमारी रेखित व चिकनी पेशियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने के कारण हमारी चिकनी और जो रेखित पेशियां हैं उनमें पैरालाइसिस हो जाता है, जिसके कारण तत्काल व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने के कारण रेखित व चिकनी पेशियां हैं इनमें क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, और पैरालाइसिस होने के कारण तत्काल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तत्काल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नोट कीजिए